Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. So in this video we are going to start with a new chapter, that is chapter number 4, quadratic equation. अब चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो देखते हैं क्या होती है पहली बेसिक डेफिनेशन. फर्स्ट इज आपका वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है. ठीक है, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. क्वांटिटीज whose value is not fixed, whose value is not fixed, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. जैसे कि हमारे वेरिएबल्स जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट सारे x, y, z या कुछ और भी मान सकते हैं, सिंबल्स भी मान सकते हैं हम. ठीक है, तो वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि ये x है, तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कभी कभी कि x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 10 आ रही है, किसी में 100 आ रही है, तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अलग अलग चेंज होती जा रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होगा? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन आती है आपकी कॉन्स्टेंट. अब कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. तो क्वांटिटीज whose value is fixed, वो क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे कि सारे नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हमेशा फिक्स ही रहेगी. 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी. ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. कांस्टेंट वर्ड का मतलब ये क्या होता है कि एक जैसा ही रहना. ठीक है, तो इसको क्या हो रहेंगे? ये सारे नंबर आपके कांस्टेंट है. ठीक है, देन देखते हैं आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज ऑपरेटर्स. अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हमने 4 ऑपरेटर्स पढ़े हैं. ठीक है, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. ठीक है, ये होते हैं आपके ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो क्वांटिटीज़ जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में जोड़ते हैं. ठीक है, द क्वांटिटीज़ विच लिंक्ड वेरिएबल एंड कांस्टेंट टुगेदर. ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जो वेरिएबल और ऑपरेटर को जोड़ेगी उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स. तो 4 ऑपरेटर है हमारे सामने, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, दैट इज टर्म. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी टर्म. अब टर्म क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स. ठीक है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाएगी आपका एक टर्म बन जाएगा. जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ जाएगी, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर, वहाँ मिल जाएगा आपको एक टर्म. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं हम. ये हो गया आपका 6x. तो 6x भी एक टर्म है. क्यों है टर्म? क्योंकि इसके अंदर आपका आ गया एक तो कांस्टेंट है, 6 तो एक कांस्टेंट है. ठीक है, और x है आपका वेरिएबल. अब आप पूछेंगे कि इसमें तो दोनों ही हैं, सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल, ऑपरेटर का है. तो 6x को हम लिखते क्या हैं? 6 इंटू एक्स. 6x का मतलब यही हुआ 6 इंटू एक्स. तो कांस्टेंट भी आ गया, ऑपरेटर भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया. ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ अ टर्म. ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम लिखते नहीं हैं, पर मतलब तो यही होता है. 6x का मतलब क्या हुआ? 6 इंटू एक्स. ठीक है, तो देयरफॉर 6x इज़ अ टर्म. अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ डिग्री. अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर को बोलते हैं. किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम बोलेंगे डिग्री. ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे ये 6x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x. ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी. तो पावर ये होती है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी वो हाईएस्ट जिसकी भी होगी उसको बोलेंगे हम डिग्री, उसकी डिग्री. तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 4. क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 4 ही है. इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 1 है. ठीक है, तो हाईएस्ट क्या हो गई? 4. तो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4. ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डिग्री. अब डिग्री के बाद देखते हैं, तो डिग्री के बेसिस पे भी आपने टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं. तो टर्म्स को डिग्री के बेसिस पे भी बांटा है. तो अगर पहला टर्म, जैसे अगर जिसकी डिग्री 1 हो, तो डिग्री 1 वाले को हम बोलते हैं लीनियर. ठीक है, वो टर्म जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर टर्म. ठीक है, जैसे कि सपोज 6x प्लस 7. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिग्री 1. इस लीनियर, ये लीनियर टर्म हो गया, इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि इधर देखिए x के ऊपर लिखा कुछ नहीं है, मतलब डिग्री 1 ही हुई। ठीक है। अब अगर डिग्री 2 होगी
तो डिग्री 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया आपका सपोज एग्जांपल 6x² + 7x + 8। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है। सिमिलरली अगर डिग्री 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। अगर डिग्री 3 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सपोज 6x³ + 7x² + 8x + 9। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर डिग्री 0 हो, डिग्री 0 होती है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट बोलते हैं या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों? जब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सपोज आपका एक नंबर लिख लेते हैं सिर्फ, ठीक है 6, या फिर कोई और भी नंबर लिख सकते हैं, पर हम देख लेते हैं 6। तो इसके अंदर क्या है? वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल नहीं है तो मतलब उसकी डिग्री क्या हो गई? 0। वेरिएबल ही नहीं है। अगर लिखना भी चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 6x⁻0। और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको 1 ही बोलते हैं, तो 6 × 1 हो गया, तो देयरफॉर इट इज़ 6 ओनली। तो इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स बहुत सारे टर्म्स कंबाइन होने के बाद क्या बन जाते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम ax² + bx + c। तो ये हो गया आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। ये बहुत सारे टर्म्स, ये खुद में एक टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। तो ये तीनों टर्म आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बन गए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। इसको नंबर में भी लिख सकते हैं, अभी मैंने वेरिएबल में लिख दिया। अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8x² + 9x + 10। तो ये भी एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। ये खुद में एक टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। तो या तो टर्म्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इक्वेशंस। अब इक्वेशन क्या होती है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट which has equal to sign between two एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल्स टू का साइन आता है तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज 6x + 7x² इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन हो गए, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन बना दिया है। तो जब भी दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो देन इट इज़ ए इक्वेशन। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इधर एक वेरिएबल होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर सपोज़ ऐसा कुछ होता कि 8x² + 9x इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक इक्वेशन कहलाती। क्यों? क्योंकि 0 खुद में भी एक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है। 0 अगर मैं 0x भी लिखता हूँ तो 0 ही होगा उसका मतलब। ठीक है। तो ये खुद में भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर 0 आ रहा है, मतलब इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, तो इट इज़ एन इक्वेशन। ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? हाँ, वो इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है। एन इक्वेशन having डिग्री 2, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी या फिर हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल इज 8x² + 9x + 10 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल। एक हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2 है। ठीक है। सॉरी, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a कैनॉट बी 0। a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने a 0 रख दिया, ठीक है, तो a 0 × x², तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो x बचेगा सिर्फ टर्म।
ठीक है। अगर x बचेगा तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये जो a है ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी b और c ज़ीरो हो सकते हैं, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, तो 8x² अभी देखना हमने 8x² 9x + 10 = 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर a की वैल्यू 0 नहीं है। अगर सिर्फ इसकी जगह ऐसा होता है कि 8x² + 9x = 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्यों? क्योंकि अभी भी a की वैल्यू तो है कुछ, c हट गया है सिर्फ, ठीक है। अगर इसकी जगह सिर्फ ऐसा भी होता कि 8x² = 0, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर b और c 0 हो गए, तो a तो 0 नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ a से मतलब है कि a कभी 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशंस, रूट्स, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोस तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू मैं रखूं या फिर वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उससे आपका जो पूरा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो पूरी जीरो हो जाए। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर x की क्या वैल्यू मैं रखूँ, ठीक है, जिससे कि ये पूरा ज़ीरो हो जाए, ये पूरी आपकी जो इक्वेशन है ये पूरी ज़ीरो हो जाए, उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशंस, रूट्स या फिर ज़ीरोस, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में आया था कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन, तब भी x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तब भी x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड जीरोस ऑफ द इक्वेशन, तब भी आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जीरो, सॉल्यूशन और रूट्स मतलब वही होता है क्या कि अगर x की वैल्यू वो बतानी है आपको, वो वाली x की वैल्यू जिसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू इस पूरी इक्वेशन में रखता हूँ तो ये पूरा ज़ीरो हो जाए, ये आपकी पूरी इक्वेशन ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उस इक्वेशन को बोलेंगे हम रूट्स, सॉल्यूशन, उस x की वैल्यू को बोलेंगे हम रूट, सॉल्यूशन या फिर ज़ीरोस ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन तो आपको निकालने, लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, बट अब वो सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, x की डिफरेंट वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे, तो उसके तीन मेथड है हमें जो पढ़ने हैं। तो पहला मेथड है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होगा आपका जिससे आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये तीन मेथड है जिससे हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज़ आती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। जितना भी जो भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जितनी होगी उतने ही x की वैल्यूज़ आएगी उसकी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी, मतलब डिग्री क्या है 2, तो उसकी 2 वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो सपोज अगर आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि x² + 5x + 6 = 0, इसके अंदर आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, मतलब x की जीरोज़ निकालने या रूट्स निकालने, जो भी आपको क्वेश्चन में आ जाए, मतलब आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको और x की वैल्यू निकालनी है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर कि जो भी इसके आगे x² का जो कोफिशिएंट है उसके अगर आगे नहीं लिखा है तो हम 1 लगा देंगे, और अगर जो होता तो वो एज इट इज़ रहता, ठीक है। तो अगर x² का कोफिशिएंट देखेंगे तो इधर क्या है 1, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसका कोफिशिएंट और जो लास्ट का कांस्टेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। साइन भी मायने रखते हैं इसके अंदर, तो ये +1 है, ये +6 है, तो 1 × 6 दैट इज़ 6, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या है आपका 6, ठीक है। अब ये जो 6 आया मल्टीप्लाई करने पे, अब इस 6 को हम ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे, 6 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए उन 2 नंबर को, और प्लस करने पे ये बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे उसका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 6 आए, ठीक है। ऐसे 2 नंबर चाहिए और उनको प्लस करने पे 5 आए, तो ऐसे 2 नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। अब डिफरेंट अगर हमको निकालना कैसे आता है कि ऐसे, अभी तो मैंने आपको बता दिया 2 और 3 होंगे, बट अगर नहीं पता हो तो कैसे ट्राई करेंगे हम,
तो सबसे पहले आप ये जो आपका नंबर आया 6 आया, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये 2, ये 3 और ये 1, ठीक है। अब 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं एक 1 और 6, 1 इंटू 6 तो भी 6 होगा, 2 और 3, 2 और 3 करेंगे तब भी 6 होगा, ठीक है। तो ये 2 आ रहे हैं आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, -2 इंटू -3 तब भी 6 ही आएगा, और -1 इंटू -6 तब भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल वेज हैं जिससे 4 पॉसिबल नंबर्स हैं जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट 6 आ रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट तो 6 आ रहा है बट हमें क्या चाहिए, बीच में 5 भी चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं, तो इकलौते ये 2 ही हैं जिसका सम 5 हो रहा है और प्रोडक्ट 6 हो रहा है, ठीक है। तो आपने जब इसको मिडिल टर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस बीच वाले को मिडिल टर्म कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो इसको लिख देंगे हम 2x प्लस 3x और प्लस 6 तो एज इट इज़ रहेगा। ये बस करना क्या था, हमें पहले मल्टीप्लाई करा, उससे 2 नंबर निकाल लिए, कौन से 2 नंबर, और उसकी जगह बीच वाले की जगह वो नंबर 2 फिट कर दिए, ठीक है। 5x था तो 5x की जगह हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ रहा है दोनों में। तो अगर मैं इसमें से x ले लूँगा तो x बचेगा, और इधर से x ले लूँगा तो क्या बचेगा, 2। अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x तो है ही नहीं, 3 दिख रहा है कॉमन, क्योंकि इसमें भी 3 है और ये 3 की टेबल में आता है, तो मैं +3 कॉमन ले लूँगा। तो इधर से क्या बचेगा, x, और इधर से 3 जाएगा तो 3 2 6 होता है, तो इधर आ गया 2, तो ये आ गया आपका 0। अब x+2 इधर भी है, x+2 इधर भी है, तो x+2 दोनों में कॉमन आ गया। अगर x+2 इधर से ले लिया तो इधर से क्या बचेगा, x, और इधर से लिया तो क्या बचेगा, 3 = 0। तो अब एक बार क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार x+2 को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख देंगे। तो इससे क्या आ गया, x = -2 और इससे आ गया आपका x = -3, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं x की, जिसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो x की ये वैल्यू रखेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखते हैं कैसे। तो ये है क्या है, -2, तो x की जगह अगर मैं -2 रखता हूँ तो -2, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर मैं p ऑफ x की जगह p ऑफ -2 रखता हूँ तो x का स्क्वायर है, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 इंटू -2 इस -10 और ये +6। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 10 और ये -10, तो आ गया 0। मतलब x की वैल्यू -2 पे ये पूरा आपका जो सॉल्यूशन है, पूरी इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी। देयरफॉर इट इज़ द 0 ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब इस मेथड को पढ़ना है तो हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 9x² प्लस 15x प्लस 6, ठीक है। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको आपको 1 बनाना है, ठीक है। अभी 9 दे रखा है, इसको 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन बाय 9। पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक है। सिर्फ इसको करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि इक्वेशन चेंज हो जाती, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9x² बाय 9, ये हो जाएगा आपका 15x बाय 9 और ये हो जाएगा आपका 6 बाय 9, ठीक है। और इधर 0 बाय 9 लिख सकते हैं, पर 0 बाय 9 इज़ ऑलवेज 0 ओनली, ठीक है। तो इसलिए हम 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका x² प्लस 15x बाय 9 प्लस 6 बाय 9। तो ये हो गया आपका। अभी फर्स्ट स्टेप तो आपकी कंप्लीट हो गई। आपको क्या करना था कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना था, तो 1 बन गया, ठीक है। 9 बाय 9 इज़ 1 ओनली, 1 लिखते नहीं है, पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या कहती है कि सेकेंड स्टेप में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² है ये, तो x² को क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेप है, अब मुझे ओवरऑल करना क्या है, इसके अंदर आइडेंटिटी बनानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर की, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर की, ठीक है। क्योंकि इधर प्लस आ रहा है बीच में, +2a भी बनाना है इसको मुझे, x² तो मिल गया मुझे, a² मिल गया, बीच में 2a भी है प्लस, ठीक है, प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये। तो अब क्या होगा, +2
अब इसको 2 बनाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इसी टर्म को, ठीक है। ये 15x बाय ये 9 आ गया। क्यों ऐसा करा, क्योंकि मुझे 2ab चाहिए, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है, ठीक है। तो इसलिए 2ab चाहिए, तो मुझे 2 चाहिए था। ये तो एज इट इज़ रहेगा और ये 6/9 एज इट इज़ आ गया नीचे, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ये एक्स स्क्वायर था, एक्स का स्क्वायर। अब इसको मुझे 2ab बनाना है, तो 2ab से क्या हो जाएगा, 2 तो मेरे पास आ गया, a ये रहा x, और बचा हुआ जो भी बचा हुआ टर्म है, जैसे 2 हमने यूज़ कर लिया, x यूज़ कर लिया, अब जो भी बच रहा है 15 और इधर बच रहा है 2/9, 2 × 9, तो क्या हो जाएगा 15/2 × 9 इज़ 18, ठीक है। ये 2 था, ये 2 हमने यूज़ कर लिया, x था, x यूज़ कर लिया, बचा क्या 15 और नीचे 2/9, तो 15/2 × 9, 2 × 9 इज़ 18, ये पूरा आ गया आपका। तो आपका a ये रहा, x, b ये रहा और 2ab, ठीक है। तो a आ गया, b आ गया, b, अब तो b के बाद क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर हम क्या लिख देंगे 15/18 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने 15/18 का होल स्क्वायर एक नंबर कुछ भी अपने मन से ऐड किया है, ठीक है, अगर इक्वेशन में किसी भी चीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को हमें बैलेंस रखना है, ठीक है। तो अगर मैं ये क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ तो इसी को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/18 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्शन में, और जो आपका जो कांस्टेंट था 6/9 वो आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पूरी एक आइडेंटिटी हो गई। क्या होगी आइडेंटिटी, तो ये होगी आपकी x प्लस 15/18 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर माइनस करेंगे, तो माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं तो इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो 15/18 का होल स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 18 का होल स्क्वायर क्या होता है 324। अगर आप चाहते हैं तो इसको कैंसिल भी करेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 3 5 3 6। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर इज़ 36, और ये जो प्लस है आपका 6/9 ये एज इट इज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये x प्लस 15/18 का होल स्क्वायर, और ये इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे। तो इधर 36 है और इधर 9 है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम क्या आएगा 36 और 9 का 36 ही आएगा, ठीक है। अब एलसीएम तो 36 आ गया, तो ये तो 25 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका -6 है, ठीक है, तो प्लस 6 है, तो इसको 9 को 36 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, तो 6 × 4, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका x प्लस 15/18 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा -25, और ये प्लस क्या है -25 और प्लस 6 24 होल अपॉन 6 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका x प्लस 15/18 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया -25 प्लस 24 दैट इज़ -36 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये -1 ही बचेगा, -25 प्लस 24, तो -1/36 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ x प्लस 15/18 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/36 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब फिर आइडेंटिटी बन गई हमारी, क्या बनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई आपकी। तो इसको फर्दर इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी a प्लस बी, तो प्लस बी क्या हो गया 1/6 इंटू a माइनस बी, तो ये हो गया -1/6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये इक्वल्स टू में तो 0 चल ही रहा था, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगा दी हमने। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे अगर तो 18 ही आएगा। तो ये तो आ गया 15, और 6 को 18 बनाना है मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करूँगा तो 1 × 3 इज़ 3 ओनली, और इधर भी सिमिलरली आपको एलसीएम लेना है तो 18 आएगा। तो ये हो गया 15, और ये 3 से मल्टीप्लाई करा 6 को 18 बनाने के लिए, तो इधर भी करूँगा माइनस, तो ये -3 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ x प्लस 18/18, और ये आ गया आपका x प्लस 15 - 3 दैट इज़ 12/18 इज इक्वल्स टू 0।
तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखूँगा और एक बार इसको 0 के इक्वल रखूँगा। तो x प्लस 18/18 इज इक्वल्स टू 0। 18 और 18 तो कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये +1 था, उधर जाएगा तो -1। और एक बार इसको रखेंगे तो x प्लस 12/18 इज इक्वल्स टू 0। तो 12/18 6 की टेबल से जा रहा है, तो 2 ज़ा ये 3 ज़ा, तो x की क्या वैल्यू आ गई, -2/3। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 वैल्यू आएगी, एक बार आएगी -1 और एक बार आएगी -2/3। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ओवरऑल वापस से एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो पूरी को 9 से डिवाइड किया। फिर उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी एज पर द क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने बनाया इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, फर्दर सॉल्व किया और फिर आइडेंटिटी लग गई हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 ब्रैकेट बन गए, एक बार एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख दिया, दूसरे को दूसरी बार 0 के इक्वल रख दिया। तो आपकी 2x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -2/3। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर इसको हम श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है देखते हैं। तो अगर सपोज आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक डायरेक्टली एक फार्मूला दे रखा है कि x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इस फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, a b c क्या है, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज़ x का कोफिशिएंट और c इज़ आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ पुट करके, जो इसके कोफिशिएंट्स इनकी वैल्यू पुट करके हमने एक फार्मूला बनाया। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधर आचार्य फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। बट देखते हैं ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सपोज अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर ही आपका वो फार्मूला आया, तो इसी को सॉल्व करके देखते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है आपको, कि सबसे पहले x² का कोफिशिएंट आपको 1 करना है। तो अब इसको 1 करना है तो क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय a, पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी ax² बाय a प्लस bx बाय a प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब a से a कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गई इक्वेशन फर्दर आपकी x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिड्यूस हो गई। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके अंदर बीच में 2 लगाएंगे, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो ये आपका x² तो हो गया, x का होल स्क्वायर ये हो गया आपका। अब इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस c बाय a एज इट इज़ और ये 0 एज इट इज़। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, फर्दर इधर लिख सकते हैं x² प्लस इसको बना देंगे हम 2 इंटू x इंटू, अब ये 2 भी गया x भी गया, बचेगा क्या आपके पास b अपॉन 2a, तो ये b बाय 2a और ये प्लस c बाय a एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, x² आ गया। ठीक है, 2a x का जो हमारा a है इस कंडीशन में वो क्या है x, तो 2a और ये जो बचा हुआ होगा ये होगा b, तो 2ab भी आ गया, x² भी आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम फर्दर क्या लिखेंगे, x² प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू b बाई 2a। अब क्या करेंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर हम कोई चीज़ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको इक्वेशन को बैलेंस रखना है। ठीक है, इक्वेशन को हम आगे पीछे मतलब कोई ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके छोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि उसको पूरी इक्वेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन है उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो अगर कोई चीज़ ऐड कर रही है तो उसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस c बाय एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ आपकी
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c बाय आपका एज इट इज़, और ये हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। b का स्क्वायर इज़ b स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4 और a का स्क्वायर इज़ a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तभी माइनस होगा। तो देखते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर ही आएगा। तो आपको c को इसको a को 4a स्क्वायर बनाना है, मतलब 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर नीचे 4a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया आपका 2a का होल स्क्वायर और ये प्लस ये हो गया आपका 4ac अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन ले लिया माइनस, तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब इसको फर्दर इधर लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं पूरे को, तो ये हो गया आपका b x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इसको अगर मैं रूट लगाता हूँ तो रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। क्यों इसको ऐसा लिखा, क्योंकि ये तो किसी का स्क्वायर था नहीं, तो इसके ऊपर रूट लगा दिया हमने। तो रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। और ये 4a स्क्वायर था, तो 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या बन रही है आपकी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे हम इसको फर्दर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो अब एक बार इसको इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं तो क्या आएगा इससे, तो x इज इक्वल्स टू, ये पूरा उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस सॉरी माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि 2a दोनों के नीचे है तो एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो x की एक बार वैल्यू तो ये आ गई, x की ये वैल्यू है, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो ये हो जाएगी x प्लस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो दूसरी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार ये आई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार ये आई माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यही निकाला था हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो प्लस माइनस का मतलब क्या था, एक बार आप प्लस रखेंगे और एक बार एक माइनस रखेंगे, तो इधर हमने माइनस देखा और इस बार इस पर आया प्लस, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूले को हम ओवरऑल फार्मूला क्या लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो एक बार आप प्लस रखेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए और दूसरी x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस रखेंगे, और बाकी ओवरऑल तो सब सेम ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दिस इज़ द फाइनल क्वाड्रेटिक फार्मूला की, मतलब x की वैल्यू इससे आई, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल एंड इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करा था, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से करके देखते हैं। तो इसके अंदर a की क्या वैल्यू हो जाएगी, a इज़ 1, b इज़ 5 एंड c इज़ 6,
ठीक है। इनके अंदर सबके अंदर प्लस लगा हुआ है, इसलिए हमने इसमें भी +1 +5 और +6 ही लिया है। अगर माइनस होता कहीं पर भी तो माइनस लेते हैं, ठीक है। पूरा आपको जो आपका कोफिशिएंट है उसके अंदर साइन भी देखना है, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है आपको कि x इज इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो -b क्या हो गया -5 + -√b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a कितना है आपका 1 इंटू c इज 6 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 + -√b² क्या हो गया 25 - 24 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका -5 + √√ क्या आ जाएगा 24 - 1 क्या 25 - 24 दैट इज़ 1 ओनली, और ये अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -5 + √1 इज़ 1 ओनली और ये अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार हम प्लस रखेंगे +1/2 और एक बार x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे माइनस रखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस था तो एक बार प्लस रखा एक बार माइनस रखा। तो x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया -4/2 और इससे क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -6/2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया x इज इक्वल्स टू -2 और ये आ गया आपका x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी किया था तो यही आंसर आया था x इज इक्वल्स टू -2 एंड -3, ठीक है। तो जो भी मेथड अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी या कहीं पर भी कि आपको सॉल्व करना है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो आप तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेथड बोला है कि इसी मेथड से सॉल्व करना है तो फिर उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, जो आपके रूट्स आते हैं मतलब जो सॉल्यूशन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x और y की x की 2 वैल्यू आएगी तो उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल रूट्स और एक होते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। रियल रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स वो होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। वो रूट्स जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं वो होंगे आपके रियल रूट्स, और वो रूट्स जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते नो रियल रूट्स, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स रूट्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नो रियल रूट्स और रियल रूट्स। अब रियल रूट्स में भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका डिस्टिंक्ट रूट और दूसरे आते हैं आपके इक्वल रूट्स, ठीक है। ये हो गए रियल रूट्स। रियल रूट्स के 2 टाइप्स, डिस्टिंक्ट रूट्स एंड इक्वल रूट्स, और एक होता है आपका नो रियल रूट्स, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंडीशन फॉर नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अभी तो हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा, रियल नॉन रियल और फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट और इक्वल, ठीक है। अब उसके अंदर कंडीशंस क्या होगी, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि वो रियल रूट्स है या फिर नॉट रियल रूट है या फिर डिस्टिंक्ट रूट है या फिर इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक, अगर सपोज आपको एक इक्वेशन दे रखी ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर आपको बताना है कि रूट्स कैसे हैं, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो अगर सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं और दैट इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac, ठीक है। अभी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी देखा था ये नंबर, ठीक है, -b √b² - 4ac। तो b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इसको हम बोलेंगे रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, 2x की वैल्यू आएगी और दोनों रियल होगी और दोनों अलग अलग होगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो रियल वैल्यू आएगी x की 2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 रियल वैल्यू आएगी। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x की 2 वैल्यू आएगी, दोनों रियल होगी और दोनों अलग अलग होगी, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, b² - 4ac 0 के इक्वल आता है, तो क्या होगा आपका रियल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0, तो आपके 2 वैल्यू आएगी x की, दोनों रियल होगी और दोनों आपस में इक्वल होगी,
ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन। और फिर अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी मतलब d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नो रियल रूट्स। 2x की वैल्यू आएगी, 2 क्यों आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 वैल्यू आएगी x की, और दोनों आपके नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, दोनों इमेजिनरी रूट्स होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी कंडीशन क्या होगी, d इज़ लेस देन 0, दैट इज़ d इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 5 = 0, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपको इसके अंदर बताना है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a क्या है आपका 1, b इज़ आपका 4 और c क्या है आपका 5, ठीक है। ये आपका a b c की वैल्यू आ गई। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac, तो b² क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × 1 × 5, तो ये क्या हो गया 16 - 20, तो दैट इज़ -4, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आई, -4, तो d इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब d इज़ लेस देन 0 किसकी कंडीशन थी, -4 आया मतलब 0 से छोटा है, तो d इज़ लेस देन 0 किसकी कंडीशन थी, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। नो रियल रूट्स की कंडीशन थी है कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो दोनों रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन होगी। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नॉट रियल रूट्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 4.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.